नमस्कार, आपके साथ मैं दीपक यादव लेकर हाजिर हूं खबर 40। ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40। सबसे पहले कारोबार की खबरें। टेस्ला के चीफ एलॉन मस्क ने कहा कि उनके पास ट्विटर को खरीदने के लिए प्लान बी भी तैयार है। अगर सोशल मीडिया कंपनी उनके ऑफर को खारिज करती है तो वो उसे खरीदने के लिए प्लान बी का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि ट्विटर को प्राइवेट बनाने के लिए कानून के तहत कई शेयर होल्डर रखने की कोशिश करेंगे। मस्क ने ट्विटर को $54.20 प्रति शेयर की दर से $41 अरब में कंपनी की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ऑफर दिया है। मस्क के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी को निजी बनने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा हालात में वो ना तो आगे बढ़ सकती है ना ही सर्विस दे सकती है। ट्विटर के निवेशकों में शामिल एक सऊदी अरब के राजकुमार ने एलॉन मस्क के ट्विटर को खरीदने के ऑफर को ठुकरा दिया है। अल वलीद बिन तलाल उल सऊद ने कहा कि एलॉन मस्क ने जिस कीमत पर ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव दिया है वो बहुत कम है। अल सऊद ने एक ट्वीट में कहा कि एलॉन मस्क ने जो प्रस्ताव दिया है वो काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि ट्विटर के भविष्य में ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए मस्क का ऑफर वास्तविक वैल्यू से काफ़ी दूर है। वित्त वर्ष 2021-22 में लिस्टेड कंपनियों ने कॉरपोरेट बॉन्ड के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 5,88,000 करोड़ रुपए जुटाए। ये 6 साल का निचला स्तर है। इसकी वजह इक्विटी मार्केट का अच्छा प्रदर्शन और बैंकों से कम ब्याज पर आसानी से लोन मिलना रही है। सेबी के डाटा के मुताबिक कंपनियों ने 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड 7,72,000 रुपए जुटाए थे। नॉन फाइनेंशियल कंपनियां अपने कॉरपोरेट जरूरतों, पूंजी खर्च और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए फंड जुटाती हैं। केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि इजिप्ट ने भारत को गेहूं सप्लायर के रूप में मंजूरी दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय किसान दुनिया को खिला रहे हैं। मिनिस्टर ने भारत को गेहूं सप्लाई के रूप में मंजूरी दी है। दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक इजिप्ट पहले यूक्रेन और रूस पर निर्भर था। यूक्रेन रूस युद्ध के चलते इजिप्ट दूसरे रास्तों की तलाश करते हुए भारत तक पहुंचा है। इजिप्ट सरकार भारत और फ्रांस सहित अन्य देशों से भी वैकल्पिक आपूर्ति को लेकर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने ग्राहकों और कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कॉटन पर 30 सितंबर 2022 तक के लिए कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटा लिया है। अभी कॉटन के इंपोर्ट पर प्रभावी ड्यूटी 11% है। इसमें एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस और सरचार्ज भी शामिल है। कॉटन से कस्टम ड्यूटी हटाने से आगे आने वाले समय में कपड़े की कीमतें घट सकती हैं। इससे कंज्यूमर को राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से पूरी टेक्सटाइल चेन, यार्न, फैब्रिक, गारमेंट और मेड अप्स को फायदा होगा। साथ ही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिलेगा। बीपीसीएल और माइक्रोसॉफ्ट ने स्ट्रेटेजिक क्लाउड पार्टनरशिप करार किया है। इसका लक्ष्य बीपीसीएल के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति देना और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इन दोनों कंपनियों की ओर से इस बारे में एक बयान जारी किया गया है। इस करार से बीपीसीएल को अपने तकनीकी के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। दोनों कंपनियों के बीच ये करार 7 साल में के लिए किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म बीपीसीएल के क्लाउड फॉर्मेशन में मदद करेगा। इससे बीपीसीएल के सप्लाई चेन में सुधार आएगा और कस्टमर्स के साथ उसके ट्रांजैक्शन में आसानी आएगी। 18 अप्रैल से लागू होने वाले जोमेटो की नई फूड क्वालिटी पॉलिसी का विरोध शुरू हो गया है। रेस्टोरेंट्स का कहना है कि ये पॉलिसी एक तरफा है और इससे उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। रेस्टोरेंट्स के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत कस्टमर की शिकायतों पर जोमेटो रेस्टोरेंट को बैन कर देगा। रेस्टोरेंट पार्टनर्स को भेजे ईमेल में जोमेटो ने कहा कि फूड क्वालिटी की शिकायत पर रेस्टोरेंट को जांच पूरी होने तक प्लेटफॉर्म से अस्थायी तौर पर बैन कर दिया जाएगा। ये बैन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक रेस्टोरेंट फसाई से मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी से ऑडिट नहीं करा लेता। ऑडिट का पूरा खर्च रेस्टोरेंट को ही उठाना होगा। बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल के खिलाफ एनसीएलटी में याचिका दायर की है। इस याचिका में एफआरएल के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने की अपील की गई है। इस महीने के शुरुआत में एफआरएल ने बताया था कि वो अपने लेंडर्स को समय पर 5,322 करोड़ रुपए नहीं चुका सकी। कंपनी ने बताया कि ऐसा अमेजॉन के साथ चल रहे मुकदमों और दूसरी वजहों के चलते हुआ। फ्यूचर ग्रुप की फर्म ने कहा कि उसे पिटीशन की एक कॉपी मिली है और वो लीगल सलाह ले रही है।
टाटा ग्रुप के हाथों में जा चुकी एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एयरलाइन ने अपने कर्मचारियों की सैलरी को महामारी के पहले के स्तर पर चरणबद्ध तरीके से बहाल करना शुरू कर दिया है। कोरोना मामलों की संख्या में कमी के साथ एविएशन सेक्टर में आई रिकवरी के बाद एयर इंडिया ने फैसला लिया है। 2 साल पहले कोरोना महामारी जब पहली बार भारत में आई थी तब एविएशन सेक्टर पूरी तरह से ठप हो गया था। यहाँ तक कि पाबंदियां हटने के बाद भी काफ़ी समय तक यात्री हवाई यात्रा से परहेज कर रहे थे। इसके चलते एयर इंडिया सहित कई एयरलाइंस को लागत घटाने के लिए कर्मचारियों की सैलरी में कटौती सहित कई उपाय करने पड़े थे। मारुति सुजुकी ने नई अर्टिगा को कई अपडेट के साथ लॉन्च किया है। इस एमपीवी की शुरुआती कीमत 8,35,000 रुपए रखी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट के लिए आपको 12,79,000 रुपए चुकाने होंगे। ये पहली बार है जब मारुति अर्टिगा के टॉप वेरिएंट में भी सीएनजी का ऑप्शन दिया जाएगा। अर्टिगा को पहली बार 2012 में भारत में लॉन्च किया गया था। ये अक्सर देश के टॉप 10 बिकने वाली कारों की लिस्ट में शामिल रहती है। कंपनी इसकी 7 लाख से ज़्यादा यूनिट्स को बेच चुकी है। इस एमपीवी के लिए प्री बुकिंग इसी महीने की शुरुआत में 11,000 रुपए से शुरू हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भुज को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भुज के के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण श्री कच्छी लेवा पटेल समाज की ओर से किया गया। पीएम ने अस्पताल के उद्घाटन के बाद जनता को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण का लक्ष्य हो या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुंच में रखने का प्रयास, इससे आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। आज सुबह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर भगवा झंडे और भगवा जेएनयू के पोस्टर लगे मिले। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने आनन फानन में झंडे उतरवा दिए। पुलिस का कहना है कि झंडे लगाने वालों की तलाश की जा रही है। भगवा जेएनयू वाले पोस्टर पर संगठन का नाम भी लिखा है। रविवार को रामनवमी के दिन वामपंथी छात्र संगठनों और एबीवीपी के छात्रों के बीच हिंसा हुई थी। इसमें कई छात्र घायल हुए थे। माना जा रहा है कि इसी हिंसा के जवाब में जेएनयू के बाहर पोस्टर और झंडे लगाए गए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी में शामिल होने की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। शिवपाल सिंह यादव के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं। शिवपाल खुद समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जसवंत नगर सीट से चुनाव जीते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव तक चाचा भतीजा का साथ रहा। चुनाव नतीजों के बाद जब अखिलेश ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई तो शिवपाल को आमंत्रित नहीं किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। हिमाचल में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने फ्री वाला कार्ड चल दिया है। हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। साथ ही हिमाचल में महिलाओं को सरकारी बसों में किराए पर 50% की छूट भी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का पानी का बिल बिल्कुल माफ होगा। सीएम जयराम ठाकुर चंबा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये घोषणाएं की। रामनवमी पर गुजरात के खंभात में हिंसा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। खंभात में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। जांच में आरोपियों की संपत्ति अवैध पाई गई थी, जिसके बाद खंभात प्रशासन ने गैर कानूनी प्रॉपर्टी पर ये कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक हिंसा के आरोपियों की प्रॉपर्टी भी गैरकानूनी होने की जानकारी प्रशासन को मिली। अगर ये गैरकानूनी पाई जाती है तो उसे भी तोड़ा जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश के खरगोन में भी हिंसा के आरोपियों और पत्थरबाजों की अवैध संपत्तियों को प्रशासन ने गिरा दिया था। मध्य प्रदेश के खरगोन हिंसा को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि दिल्ली की तरह गुलेल से हमला किया गया, साथ ही पेट्रोल बम, पत्थरों से भी हमला हुआ। इसके अलावा बीती रात खरगोन में फिर तनाव का माहौल हो गया था। आनंद नगर में पुलिस को पथराव की शिकायत मिली थी। इसके अलावा खरगोन हिंसा मामले में अब तक 44 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 148 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कोर्ट में खाली पड़े पदों और बुनियादी ढांचे को लेकर चिंता जाहिर की है।
जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि जजों के खाली पड़े पदों को जल्द भरे जाने की जरूरत है ताकि आम लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा बना रहे। सीजेआई हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट जुडिशियल ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में केस लंबित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग जब न्याय के लिए कोर्ट जाते हैं तो हमेशा उनके मन में सवाल रहता है कि फैसला आने में न जाने कितने साल लगेंगे। यूक्रेन से युद्ध के चलते रूस पर बैन के बावजूद भारत को रूस से S-400 की डिलीवरी जारी है। इसी महीने पूरी रेजिमेंट की सप्लाई हो जाएगी। पहली रेजिमेंट दिसंबर 2021 में भारत पहुंची थी और दूसरी रेजिमेंट के इस साल जून तक भारत पहुंचने की संभावनाएं जताई गई थी। नई रेजिमेंट को उत्तर पूर्वी भारत में चीनी सीमा के पास तैनात करने की संभावना है। देश में कोरोना के 1000 से कम मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 949 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि भारत में 2 दिन बाद 1000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 12 अप्रैल को 1088 और 13 अप्रैल को 1007 मामले सामने आए थे। इसी बीच कोरोना के कारण 6 लोगों की मौत भी हुई थी। अब तक कुल 5,21,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 810 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11,191 हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते के भीतर कोरोना के मामले 150 से बढ़कर 300 के पार चले गए हैं। इस लिहाज से दिल्ली में कोरोना वायरस से मामलों की रफ्तार एक सप्ताह के भीतर ही दोगुनी हो गई है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अगले हफ्ते 20 अप्रैल को अहम बैठक करेगा। इस बैठक में दिल्ली में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपायों और मास्क न लगाने पर जुर्माने पर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 20 अप्रैल को होने वाली बैठक में कोरोना का विस्तार रोकने के लिए अहम निर्णय किया जा सकता है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर चालीसा में। बढ़ते हैं देश दुनिया की खबरों की ओर। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए हैं। मुर्तजा से अभी यूपी ATS पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों से बातचीत के लिए मुर्तजा फेस टाइम और VoIP कॉल करता था। साथ ही मुर्तजा के 6 फेसबुक अकाउंट में से एक अकाउंट से अरबी भाषा में भी चैट मिली है। अरबी भाषा की चैट को समझने के लिए भाषा विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। इस बीच खबर है कि मुर्तजा पर UAPA लगाने की भी तैयारी हो रही है। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा ने पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। एक दीवान को मुर्तजा ने प्लास्टर वाले हाथों से कोहनी मारी, जबकि इंस्पेक्टर रैंक के एक पुलिसकर्मी के चेहरे पर नाखून मारे। मुर्तजा के इस हमलावर रुख को देखते हुए ATS ने पूछताछ के दौरान सख्त इंतजाम किए हैं। मुर्तजा ने डॉक्टरों के साथ भी अभद्रता की। अहमद मुर्तजा अब्बासी अभी यूपी ATS की गिरफ्त में है। पूछताछ के आधार पर ATS ने गोरखपुर से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मुर्तजा ने पूछताछ में बताया कि वो चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए। केंद्रीय विद्यालयों के दाखिले में अब कोई कोटा नहीं चलेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फिलहाल सांसदों सहित केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले से जुड़ी सभी 17 श्रेणियों के विशेष कोटे पर रोक लगा दी है। ये रोक अभी अस्थायी रूप से लगाई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अब इसका बहाल होना मुश्किल है। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने भी पिछले साल केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के अपने कोटे को खत्म कर दिया था। इससे पहले तक शिक्षा मंत्री अपने कोटे से हजारों छात्रों को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला दिलवाते थे। ये दाखिला केंद्रीय विद्यालयों में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त होता था। राजस्थान में जोधपुर के बिलाड़ा थाना में कल देर रात एक ट्रेलर और बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। बोलेरो में सवार 9 लोगों में से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। इस हादसे में एक मासूम की भी मौत हुई है। खबरों के मुताबिक ये परिवार चूरू का रहने वाला था और मंदिर के दर्शन के बाद लौट रहा था। जयपुर से जोधपुर की ओर आते हुए रास्ते में इनकी बोलेरो आगे चल रहे ट्रक में जा लड़ी। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। IMD ने अगले 3 दिनों तक दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक 18 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। IMD ने केरल में रविवार तक
तेज बारिश और तूफान जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, इडुक्की और मल्लापुरम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बंधन में बंध गए हैं। कपल की शादी के फेरों को लेकर अब आलिया के भाई राहुल भट्ट ने नया खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पंडित जी के सामने रणबीर और आलिया ने शादी में 4 फेरे लिए। राहुल ने कहा कि कपल ने 7 फेरे के ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 4 ही फेरे लिए हैं। साथ ही पंडित जी ने दोनों को 4 फेरों के मतलब को भी समझाया। यश स्टारर KGF 2 को इंडिया में जबरदस्त ओपनिंग मिली है। फिल्म ने पहले दिन ही हिंदी बेल्ट में 53.95 करोड़ का बिजनेस किया, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग डे कलेक्शन है। करीब 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन पैन इंडिया में 134.5 करोड़ का है। इसके साथ ही फिल्म ने पहले दिन ही अपने बजट के 100% से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस फिल्म में यश के अलावा संजय दत्त और रवीना टंडन भी हैं। फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है। फिल्म KGF 2 में कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि दी गई है। फिल्म की शुरुआत में दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार के फोटोज के साथ हुई। इसमें पुनीत राजकुमार के बचपन से लेकर उनकी लास्ट फोटो तक को दिखाया गया है। इसके साथ मेकर्स ने लिखा है कि हम आपको तब तक याद करेंगे जब तक आपको दोबारा नहीं देख लेते। निर्माताओं के इस कदम की हर ओर सराहना हो रही है। बता दें कि पुनीत राजकुमार का पिछले साल 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। डायरेक्टर ने हालिया रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बाद अब विवेक ने अपने नए प्रोजेक्ट पर खुलासा कर दिया है। उन्होंने ये जानकारी खुद सोशल मीडिया पर अपने फैंस को दी। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए अपनी नई फिल्म का टाइटल भी बताया। उन्होंने आगे लिखा कि अब अपनी नई फिल्म पर काम करने का वक्त आ गया है, जो कि द दिल्ली फाइल्स होगी। हालांकि उन्होंने इस फिल्म की थीम और स्टार कास्ट को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया है। उर्वशी रौतेला अपनी नई फिल्म दिल है ग्रे के साथ अपने फैंस का एक बार फिर दिल जीतने के लिए कोशिश कर रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ मुक्काबाज एक्टर विनीत कुमार सिंह और अक्षय ओबेरॉय मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, जिसका पहला पोस्टर दर्शकों के सामने आ चुका है। ये एक सिंगल और ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर है। तीनों का सिंगल पोस्टर सामने आया है, जहां दुपट्टा ओढ़े सूट पहने उर्वशी गंभीर लुक दे रही हैं, तो वहीं विनीत पुलिस की खाकी वर्दी में नजर आ रहे हैं। दोनों के अलावा अक्षय ओबेरॉय का लुक काफी अलग दिख रहा है। IPL 2022 में हैदराबाद और कोलकाता के बीच सीजन की पहली भिड़ंत है। सनराइजर्स की बात करें तो शुरुआत में 2 बड़ी हार के बाद उसे फिसड्डी टीम मान लिया गया था, पर उसके बाद पहले चेन्नई और फिर लखनऊ को हराकर हैदराबाद में तहलका मचा दिया। स्टार प्लेयर्स की कमी के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन उम्दा रहा है, तो वहीं कोलकाता 3 जीत के बाद 2 मैच हार चुकी है। कोलकाता की टीम के पास स्टार खिलाड़ियों की फौज है। टीम में शामिल रसील और कमिंस कभी भी मुकाबले का पासा पलटने में सक्षम है। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज दीपक चहर पीठ में चोट लगने के चलते इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन से बाहर हो गए हैं। दीपक चहर चोट के चलते CSK के लिए पहले 5 मुकाबलों में भी भाग नहीं ले पाए थे। उधर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 2 मैच खेलने वाले रसिक सलाम भी पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। रसिक की जगह KKR ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को बाकी मैचों के लिए रसिक डार के स्थान पर अनुबंधित किया है। दिल्ली के रहने वाले हर्षित राणा 20 लाख के आधार मूल्य पर KKR में शामिल होंगे। दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के आम खाने के वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने शॉ के 2 वीडियो रिलीज किए हैं, जिनमें से वे IPL मैच की प्रैक्टिस के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टोकरी में रखे आम चुराकर उसे खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान साथी खिलाड़ियों ने उन्होंने मजेदार बातचीत भी की है, जो सुर्खियां बटोर रही है। खास बात यह है कि साथी खिलाड़ी पृथ्वी को आम खाना भी सिखा रहे हैं। पहले वीडियो में पृथ्वी शॉ स्टेडियम में रखे हुए आम उठाकर अपनी जेब में भरते दिखाई देते हैं। 11 सेकंड के इस वीडियो में जब किसी ने उन्हें टोका तो पृथ्वी ने अनसुना कर दिया और सारे आम उठा लिए। इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तान जो रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2017 में एल्स्टेयर कुक के कप्तानी छोड़ने के बाद जो रूट ने यह जिम्मेदारी संभाली थी। इंग्लैंड के लिए उन्होंने 64 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिनमें 27 बार टीम जीती। रूट की कप्तानी के दौरान आखिरी 17 टेस्ट मुकाबलों में इंग्लैंड केवल 1 मैच जीत सका था। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की हार के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ने का निर्णय लिया।
रूट ने अपने बयान में कहा कि वो देश के लिए खेलना जारी रखेंगे। साल 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना है। इसके आयोजन में 4 साल बचे हैं, लेकिन इसे लेकर पहले ही बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल 2026 के सत्र के लिए प्रारंभिक सूची में जिन 16 खेलों को शामिल किया गया है, उनमें निशानेबाजी और कुश्ती जैसे खेल शामिल नहीं हैं, जिसमें भारत अच्छा प्रदर्शन करता आया है। तीरंदाजी का नाम भी इस सूची में शामिल नहीं है। नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है और भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमले बढ़ाने की योजना बना रहा है। साथ ही रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराना बंद करे। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने दावा किया है कि वो अमेरिका और नाटो देशों की ओर से यूक्रेन को भेजी जा रही खेप के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसी बीच ये भी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की यात्रा पर नहीं जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इस बात की पुष्टि की है। यूक्रेन जंग को 51 दिन बीत चुके हैं। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर कब्जा करने के दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो क्रीमिया से जाने वाले सड़क मार्ग पर रूस का कब्जा हो जाएगा। वहीं रूस डोनाबास में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, जिसके बाद यहां बड़ा हमला होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सभी इलाकों में एक साथ हवाई हमले का अलर्ट घोषित किया गया है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक राजधानी कीव में ब्लास्ट की जानकारी मिली है। यहां एक के बाद एक 3 विस्फोट हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें उन्होंने देश की परमाणु संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता पर संदेह जताया था। दरअसल पेशावर में एक रोड शो के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया था। इमरान खान ने सवाल करने के साथ आशंका जताई थी कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई है, क्या वो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की रक्षा करने में सक्षम हैं? अगर नहीं तो ये बेहद चिंता की बात है। इजराइल ने पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये तकनीक बेहद कम देशों के पास है। इजराइल का दावा है कि लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर उसने डिफेंस सिस्टम ने एक ही वार में रॉकेट, मानव रहित विमान और मोर्टार को ध्वस्त कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने इसकी जानकारी दी है। बेनेट ने कहा कि ये दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो एक लेजर का इस्तेमाल कर मानव रहित विमान, रॉकेट और मोर्टार को एक बार में ही ध्वस्त करती है। इजराइल की यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद क्षेत्र में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में 60 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। हालांकि इसमें किसी के मरने की कोई खबर नहीं है। इससे पहले भी यहाँ हिंसक झड़पें होती रही हैं। बता दें कि अल अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए एक पवित्र जगह है। ये इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। माना जाता है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद ने यहाँ नमाज पढ़ी थी। और इसी के साथ खबर 40 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।